हेलो एवरीवन, आई एम कृतिका एंड मेरा पहला टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक। तो इसकी स्थापना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत जो है इस बैंक की स्थापना किया गया। और इस बैंक के संरचना, नियमन एंड समाप्ति संबंधी जो दिशा निर्देश होते हैं वो इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है होते हैं। और ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ये जो है वाणिज्यिक बैंकों की तरह सिर्फ लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। सिर्फ लाभ कमाना ही इनका उद्देश्य नहीं होता है इन बैंकों का, बल्कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक साख सृजन करके और उस साख सृजन के माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। तो ये जो है इनका लाभ के साथ साथ जो है साख सृजन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना होता है। तो ये जो है इनमें इसीलिए इनकी जो है स्थापना की जाती है, इनका गठन किया गया। आरआरबी की संरचना कैसी होती है? तो आरआरबी की संरचना जो है किसी भी आरआरबी में जो मुख्य रूप से 3 संस्थाएं कार्य करती हैं। पहला तो है सरकार की इसमें भूमिका 50% की होती है। एंड जो है राज्य सरकार की भूमिका इसमें 15% की होती है। एंड प्रायोजक बैंक की भूमिका इसमें 35% की होती है। तो इस प्रकार जो प्रायोजक बैंक है इसकी भूमिका राज्य सरकार से अधिक है, क्योंकि जो है ये इन बैंकों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो है प्रबंधन का कार्य करता है। उसके प्रबंधकीय ढांचे में जो है पर ध्यान केंद्रित करता है और उसमें जो प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति में भी उनकी सहायता करता है। तो इस प्रकार प्रायोजक बैंक जो है, और जब कभी भी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लागत की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ निश्चित राशि का निवेश भी करता है इन बैंकों में। तो इसीलिए प्रायोजक बैंक की भूमिका जो है राज्य सरकार से भी अधिक हो जाती है, क्योंकि जो है ये इन बैंकों के प्रबंधकीय क्षमता में जो है सुधार करने पर जो है केंद्रित होता है, सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसीलिए प्रायोजक बैंक अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और सभी बैंकों की तरह जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि इसमें जो है पूंजी का अभाव होता है इन बैंकों में। इन बैंकों के पास जो है पर्याप्त पूंजी नहीं होती है जिससे कि ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकें। इनका मुख्य पर्पस तो होता है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, लेकिन इनके पास वैसी पूंजी नहीं होती है, पूंजी का अभाव देखा जाता है इन बैंकों में। एंड जो है इन बैंकों में दूसरा समस्या ये होती है कि इन बैंकों में जो है इनकी प्रबंधकीय क्षमता अच्छी नहीं होती है, क्योंकि प्रबंधकीय क्षमता मतलब इनके जो है संरचना, इनके प्रक्रिया वो सब अच्छी नहीं होती है और कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो उसी को हम प्रबंधकीय कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसकी जो प्रबंधकीय क्षमता होती है वो सही नहीं होती है। और तीसरी समस्या ये है कि इसमें जो सरकार का अधिक हस्तक्षेप होता है, क्योंकि इन बैंकों में 50% भूमिका तो सरकार का होता है। तो सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप की वजह से ये बैंक जो अपने ढंग से जो है विकास नहीं कर पाते, अपने ढंग से जो है अपनी पूंजी को जुटा नहीं पाते हैं। इस वजह से जो इन पूंजी का अभाव भी बना रहता है इन बैंकों में। एंड जो है इसी समस्या को देखते हुए नाबार्ड, जो कि कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित एक विकास बैंक है, नाबार्ड ने जो है इन बैंकों की समस्याओं को देखते हुए जो है कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जिससे कि इसका उद्देश्य यही था कि आरआरबी के जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जो परिचालन लागत में कमी करके, उनके जो प्रक्रिया है उस पर जो लागत लगता है उसमें कमी करके जो है ये उसकी दक्षता में सुधार कर सके। तो इसलिए जो इस उद्देश्य से इस पर जो है नाबार्ड ने अपना ध्यान केंद्रित किया और वो इसके विकास पर जो है अधिक फोकस किया। तो हमारा जो नेक्स्ट है ये रहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी बैंक जो एक प्रकार की समितियां होती हैं। तो जो सहकारी समितियां होती है इनकी जो स्थापना होती है, जिनका जो इनकी स्थापना जो है कुछ व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो सहकारी समितियों की स्थापना व्यावसायिक इनकी स्थापना जो है एक व्यापारिक बैंक के रूप में की जाती है, एक व्यवसाय के रूप में की जाती है। एंड जो है ये जो समितियां होती हैं इन समस्याओं को इनके सदस्यों का जो अत्यधिक अधिकार होता है, क्योंकि इन समितियों में जो है निश्चित मात्रा में कुछ सदस्य होते हैं, 15 से 20 सदस्यों का समूह होता है। और इन सदस्यों का अधिकार जो है इस सहकारी समिति पर होता है। इसके प्रबंधन क्षमता, इसको नियंत्रित करने का अधिकार जो उन्हीं सदस्य को होता है जो इस समिति में जो शामिल होते हैं जो सदस्य। तो इस प्रकार इनके प्रबंधकीय क्षमता का निर्वहन जो इसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। एंड ये जो सहकारी बैंक होते हैं
ये जो है ये मानते हैं कि जब तक जो है सामूहिक विकास को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, जब तक सामूहिक विकास नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो समृद्धि दर है, आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की जो धारा है वो नहीं किया जा सकता है। जब तक सामूहिक तौर पर विकास नहीं किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल नहीं किया जाएगा विकास की धारा में, तब तक जो है हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं सभी उद्देश्यों को देखते हुए इस बैंक की स्थापना की गई, ताकि जो है ये बैंक, इस बैंक की जो स्थापना का उद्देश्य था यही रहा कि इसकी स्थापना से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का जो है विकास किया जा सकेगा। तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने की वजह से उद्देश्य से ही सहकारी समितियों की स्थापना किया गया, गठन किया गया। तो जो ये समितियाँ होती है सामूहिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं, क्योंकि सामूहिक विकास कहने का देश के अंतिम व्यक्ति को भी उस आर्थिक विकास की धारा में शामिल करना। तो ये जो समितियाँ होती हैं इनमें जो है, जैसे हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है इसमें बैंकिंग जो होता है वह संघ सूची में आता है। एंड सहकारी समितियों के निगमीकरण, इनके नियमन एंड समाप्ति का जो अधिकार होता है, समाप्ति का जो दायित्व होता है वो राज्य सरकारों का होता है, राज्य सूची में आता है। तो इस प्रकार सहकारी समितियों में जो इन दोनों की भूमिका होती है। तो इस प्रकार इस समितियों में दोहरे नियमन की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि दोहरे नियमन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है इस पर अधिकार करते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि बैंकिंग का कार्य करने की वजह से जो है इस पर जो है आरबीआई का अधिकार होता है, आरबीआई इसके नियमन करता है। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो इसके नियमन का कार्य करता है आरबीआई। एंड जो सीआरआर, एसएलआर जैसे जो है प्रमुख प्रावधानों का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस वजह से जो इसमें दोहरे नियमन की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है तो उसके लिए जो है एक बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 है। उसके लिए अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहकारी समिति की स्थापना की जाती है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो उसकी स्थापना की जाएगी। तो इसी को देखते हुए जो है वर्ष 1965 से 66 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो कुछ संशोधन किए गए, और संशोधन के जरिए जो है आरबीआई को सहकारी बैंकों के नियमन से संबंधित, सहकारी बैंकों के प्रावधानों से संबंधित कुछ जो है शक्तियाँ प्रदान करने के लिए जो है आरबीआई को इस अधिनियम में संशोधन किया गया, ताकि आरबीआई को जो है इन बैंकों के नियमन से भी संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हों। तो ताकि जो है फिर भी जो है आरबीआई जो है इनके नियमन का अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई आरबीआई को, फिर भी जो इन बैंकों में दोहरे नियमन की समस्या जो है अपने स्तर पर बनी रही, दोहरे नियमन की समस्या कम नहीं हुई। तो इसलिए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो है कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर के बारे में हम जानेंगे। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनकी स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक बैंकिंग कंपनी के रूप में जो इनकी स्थापना की जाती है वाणिज्यिक बैंकों की। एंड जो है इन बैंकों का जो पंजीकरण होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ जो इनका पंजीकरण होता है। एंड इन बैंकों ये जो बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, ये जो बैंकिंग का कार्य करते हैं, तो बैंकिंग का कार्य करने की वजह से ही इनके नियमन का जो अधिकार होता है वो आरबीआई, इनका नियमन जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो आरबीआई द्वारा जो है इन बैंकों का नियमन किया जाता है। और इन बैंकों को जो है इन बैंकों का उद्देश्य यही होता है कि ये बैंक जो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करें, और इन बैंकों को जो बैंकिंग कार्य करने की वजह से एसएलआर एंड सीआरआर भी रखना होता है। एंड ये जो बैंक होते हैं, इन बैंकों की जो शाखाएं होती हैं वो पूरे देश में खोली जा सकती हैं, देश में कहीं भी जो इनकी शाखाएं जो उपस्थित हो सकती हैं, इनकी शाखाएं जो है खोली जा सकती हैं। एंड सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी बैंक, अब वाणिज्यिक बैंक देख लिया, अब सहकारी बैंकों का जो स्थापना होता है, इसकी स्थापना सहकारी कंपनी के रूप में, सहकारी समिति के रूप में जो है, कंपनी नहीं सहकारी समिति के रूप में जो इसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम सहकारी जो है राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जो है सहकारी समिति की स्थापना की गई। एंड जो है इनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी ROCS
रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के यहाँ जो इनका पंजीकरण कराया जाता है। एंड जो इनका आंशिक रूप से इन पर अधिकार आरबीआई का होता है। एंड जो आंशिक रूप से जो है इन पर जो अधिकार राज्य सरकार का होता है। तो इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं का जो है इस पर दोहरे नियमन की समस्या होती है। दो संस्थाएं जो इस पर, दो संस्थाओं के इस पर अधिकार होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। एंड जो है इसकी स्थापना जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो इसकी स्थापना की गई, ताकि जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टॉक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें सस्ती ब्याज दरों पर। एंड जो सहकारी बैंक होते हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं, सामान्यतः यही देखा जाता है कि इनकी शाखाएं जो है किसी एक राज्य में ही होती है। सामान्यतः इनकी शाखाएं एक राज्य में ही होती है, लेकिन अगर वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी इनकी शाखाएं खोली जा रही हैं, तो उस स्थिति में मैंने बताया कि उस स्थिति में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी सहकारी समितियां खोली जा सकती हैं। लेकिन सामान्यतः यही स्थिति होती है कि एक राज्य में एक ही सहकारी समिति मौजूद होती है। एंड सहकारी बैंक जो है 2 प्रकार के होते हैं। सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ग्रामीण सहकारी बैंक होता है, दूसरा जो है शहरी सहकारी बैंक होता है। ग्रामीण सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प अवधि वाले होते हैं, एक दीर्घ अवधि वाले हैं। अल्प अवधि वाले ग्रामीण सहकारी बैंक में आता है केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। एंड जो है प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ PACS। एंड जो है जो दीर्घ अवधि वाले ग्रामीण सहकारी बैंक है, दीर्घ अवधि वाले में आ जाएगा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। एंड जो है जिला केंद्रीय सहकारी एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक। तो इस प्रकार जो है ये दीर्घ अवधि वाले बैंक होते हैं। एंड जो है शहरी सहकारी बैंकों में अनुसूचित बैंक आता है और गैर अनुसूचित बैंक। तो ये जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक एंड गैर अनुसूचित बैंक। एंड तो सहकारी बैंकों की समस्याएं क्या होती हैं? तो इनकी तो समस्याएं यही है कि इनकी समस्याएं यही होती है कि इनमें जो है दोहरे नियमन की समस्या होती है। दोहरे नियमन मतलब राज्य सरकार इसके नियमन, समाप्ति, प्रबंधन, पंजीकरण, इन सभी का अधिकार जो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। एंड जो है आरबीआई के द्वारा इसमें बैंकिंग लाइसेंस देना इन बैंकों को। एंड जो इन बैंकों के जो है ब्याज दरों यानी ऋण नीति का जो है नियमन करना। तो इस प्रकार जो है इसमें दोहरे नियमन की समस्या होती है इन बैंकों में। एंड जो है इनमें अपारदर्शी नीति के कारण जो है अधिक जो है अनियमितता देखने को मिलती है इन बैंकों में, क्योंकि जो इन बैंकों की जो कार्यप्रणाली होती है वो अधिक गोपनीय होती है, खुले ढंग से नहीं होती है। तो इनमें अपारदर्शी नीति देखा जाता है। एंड ये जो बैंक होते हैं ये तकनीक, जो टेक्नोलॉजी होती है उसको स्वीकार करने में अधिक पिछड़े होते हैं, क्योंकि इनके पास उसके लिए पूंजी भी नहीं होती है ना कि ये आधुनिक तकनीकों को अपने कार्यप्रणाली में शामिल कर सके, आधुनिक तकनीकों की मदद से अपने जो है अपने कार्य क्षेत्र का विकास कर सकें। तो इस वजह से जो है इन बैंकों में जो है पूंजी का अभाव के साथ साथ इनमें तकनीक को स्वीकार नहीं कर पाते हैं ये बैंक। एंड जो है इनमें पेशेवर प्रबंधन की भी कमी देखने को मिलती है। पेशेवर प्रबंधन के इन बैंकों के मैनेजमेंट से संबंधित, इन बैंकों की कार्यप्रणाली, इन बैंकों में कर्मचारियों, इन बैंकों के जमा एंड ऋण से संबंधित जो होते हैं कार्यप्रणाली, उसमें जो पेशेवर प्रबंधन की कमी देखने को मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे सहकारी बैंकों में सुधार। इन बैंकों में समस्याएं तो हमने देख लिया, इन बैंकों के बारे में पढ़ लिया, इन बैंकों की समस्याएं के बारे में जान लिया। इन बैंकों में सुधार क्या कहे गए इन समस्याओं को देखते हुए। तो ये जो बैंक होते हैं, जो शहरी सहकारी बैंक हैं, शहरी सहकारी बैंकों को प्रभावी रूप से अच्छे ढंग से नियमन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिया। एक उच्च स्तर की एक समिति ने सुझाव दिया और इन सुझावों के आधार पर संसद ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में जो है संशोधन करने को कहा। तो संसद ने उस समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है इस सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन करने के लिए कहा, जिसका उद्देश्य यही था कि आरबीआई को जो इन बैंकों से संबंधित जो है
आरबीआई को जो इन बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए जो है आरबीआई को अधिक अधिकार दिया जा सके, ताकि आरबीआई जो है अपने अधिकार आरबीआई को अधिकार दिया जाएगा तो आरबीआई अपने ढंग से जो है इन बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकता है, क्योंकि इन बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक इनकी कार्यप्रणाली इनके प्रबंधकीय क्षमता को सुधारा नहीं जाएगा तब तक ये बैंक जो है अधिक लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इनमें पहला सुधार किया गया प्रबंधकीय क्षमता में सुधार किया गया। प्रबंधकीय क्षमता में कैसे सुधार किया गया, तो जो सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल, सभी बैंकों में जो कुछ ना कुछ संगठन होते हैं, कुछ समूह होते हैं, तो इन बैंकों में भी एक निदेशक मंडल होता है जिसमें इसके सभी सदस्य जो सामूहिक रूप से जो है कार्य कर रहे होते हैं। तो सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल में जो है ये प्रावधान किया गया है कि इन निदेशक मंडलों को कम से कम 51% जो है 51% सदस्यों के पास जो है अर्थव्यवस्था, नियम, कानून, इन सभी विषयों पर जो उनको जो एक विशेष ज्ञान होना चाहिए, तो वो जो है उसके 51% सदस्य जो इन ज्ञानों से युक्त होना चाहिए। अगर जो है 51% सदस्य ऐसे नहीं नियुक्त होते हैं जिनके पास इन विषयों से संबंधित जो पर्याप्त ज्ञान हो उनके पास, तो अगर ऐसा न होता है तो आरबीआई जो है उन निदेशकों को उनके पद से हटा सकता है और अपने ढंग से जो है निदेशक नियुक्त कर सकता है। तो ये जो प्रबंधकीय क्षमता को लेकर जो आरबीआई जो सुधार कर सकता है इन बैंकों में, एंड जो आरबीआई द्वारा जो है इनके प्रबंधकों की योग्यता एंड जो है उसके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित करने का जो है अधिकार आवश्यक शर्तें, उनकी योग्यता से संबंधित शर्तें निर्धारित कर सकता है आरबीआई। एंड जो है आरबीआई जो है सहकारी जो ग्रामीण जो सहकारी बैंक हैं, इन बैंकों के जो अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्ष अगर अयोग्य हो जाते हैं, मतलब उनकी योग्य नहीं होते हैं, उनको पर्याप्त योग्यता के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता है, तो अयोग्य होने की स्थिति में जो है उनको हटाकर जो है आरबीआई उनके स्थान पर जो नए व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। तो आरबीआई जो है सहकारी बैंकों के संगठन से संबंधित सारे अधिकार जो अपने पास भी ले सकता है। अगर उसको लगता है कि कोई सहकारी बैंक जो है मेरे ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, मेरे नियमों का अपालन कर रहा है, तो वो जो है इस वजह से उन बैंकों की कार्यप्रणाली पर रोक लगा सकता है। उन बैंकों का अधिकार सारा अधिकार जो है अपने पास ले सकता है। प्रबंधकीय क्षमता में सुधार करने पर जो है यही सुधार किए गए। दूसरा सुधार किया गया वाइंड अप एंड जो है ऑडिट संबंधित सुधार किया गया। तो ऑडिट का मतलब यही होता है कि किसी भी बैंक के जो है प्रक्रिया परिचालन संबंधी जो कार्य है उसमें पारदर्शिता लाना। तो जो सहकारी बैंकें हैं उनका जो ऑडिट होता है, आरबीआई के जो ऑडिटर के अनुसार जो उनका जो ऑडिट कराया जाता है। तो आरबीआई जो है सभी बैंकों का जो ऑडिट यानी सभी बैंकों पर जो पारदर्शिता लाने का जो प्रयास करता है। तो ये बैंक जो है आरबीआई के अनुसार जो है अपने ऑडिट की प्रक्रिया जो है जारी करते हैं। एंड जो है सहकारी जो बैंक है, सहकारी बैंकों में वाइंड अप जो संबंधित सुधार होता है, मतलब वाइंड अप मतलब इनकी गतिविधियों को समाप्त कर देना। तो वाइंड अप संबंधी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जो है उस प्रक्रिया को देखने के लिए उस वाइंड अप से संबंधित जो प्रक्रिया उसको अधिक पारदर्शी तरीके से करने के लिए आरबीआई जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है कि वाइंड अप संबंधी सभी बैंकों की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अधिक पारदर्शी ढंग से हो सके कि वो बैंक वाइंड अप क्यों करना चाहते हैं। एंड जो है तीसरा सुधार ये किया गया कि इनके जो है शेयर सिक्योरिटी से संबंधित सुधार किया गया। तो जो पहले जो है इन बैंकों को जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार नहीं था। तो ये बैंक जो शेयर सिक्योरिटी जारी ना करने की वजह से जो है ये बैंक अधिक पूंजी सृजित नहीं कर पाते थे। तो पूंजी सृजन ना करने की वजह से ये बैंक जो तकनीक में भी पिछड़े रह जाते थे। तो इन समस्याओं को देखते हुए जो कि इन बैंकों को जो शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार देना ही चाहिए, तो आरबीआई के द्वारा जो है तो इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा जो है इन बैंकों को शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार दिया गया। एंड जो है तो इन बैंकों को जो है जो है शेयर सिक्योरिटी जारी करने का अधिकार दिया गया ताकि जो ये बैंक अपने जो है पूंजी सृजन की क्षमता को बढ़ा सके, साख सृजन की क्षमता में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट सुधार किया गया जो है मेरिटोरियम संबंधित सुधार किया गया। तो जो मेरिटोरियम मतलब जो है बैंकों की कार्यप्रणाली में जो को ब्रेक लगा देना। तो जो मेरिटोरियम होता है जो कि आरबीआई द्वारा लगा दिया जाता है किसी बैंकों में अगर वो दिवालिया होने के कगार पर होता है, तो जो मेरिटोरियम तो ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी बैंक को जो है मतलब किसी नहीं सहकारी बैंकों को जो है आरबीआई द्वारा
उनको जो है बिना मेरिटोरियम में रखे बिना, उनकी कार्यप्रणाली पर बिना ब्रेक लगाए बिना आरबीआई जो है उनके जो है उनको जो है पुनर्गठित करने की जो है योजना बनाएगा। उनको पुनः जो है नए बैंक में ढालने की योजना बनाएगा, बिना उनको मेरिटोरियम में रखे बिना उनके कार्यप्रणाली पर ब्रेक लगाए बिना उनमें सुधार करने की कोशिश करेगा। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण सुधार सहकारी बैंकों में किए गए, और सहकारी बैंकों में जो शहरी सहकारी बैंकों में जो कुछ अन्य सुधार भी किए गए। इससे ये सुधार किया गया कि इन बैंकों को जो है अपनी इच्छा के अनुसार, ये बैंक जो अपनी इच्छा के अनुसार लघु वित्त बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं, लघु वित्त बैंक जैसे कार्य कर सकते हैं। तो ये अपनी इच्छा अनुसार लघु वित्त बैंक में जो है परिवर्तित हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। एंड जो है आरबीआई द्वारा जो है इन सभी शहरी सहकारी बैंकों की जो है कार्यप्रणाली, इनके जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसके आधार पर जो इन बैंकों को जो है वर्गीकृत किया। तो इन बैंकों को जो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया इनके सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के आधार पर। जैसे टियर फर्स्ट, टियर सेकेंड, टियर थर्ड एंड टियर फोर्थ। तो टियर फर्स्ट में उन बैंकों को रखा गया है जिनके जो है 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक के जो है जमा को स्वीकार कर सकते हैं, जमा प्राप्त करते हैं। 100 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक की जमा प्राप्त करते हैं टियर फर्स्ट में। टियर सेकेंड में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक के जमा प्राप्त करने वाले बैंकों को टियर सेकेंड में रखा गया। 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की जमा प्राप्त करने वाले को टियर थर्ड में रखा गया। एंड जो है 10,000 करोड़ से अधिक तक के जमा प्राप्त करने वाले को टियर फोर्थ में रखा गया। तो इस प्रकार सारी सहकारी बैंकों को जो है उनके सभी सहकारी बैंकों को उनके कार्यप्रणाली के आधार पर जो है टियर में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो जो नाबार्ड है इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी, जो कि सीव-रामन समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई। एंड जो है इसका उद्देश्य जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का जो है विकास करना होता है, और उसके विकास के लिए जो है ये विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, वित्तीय संस्थाओं के आधार पर ये जो है उनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास को जो है वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उनमें सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जो ये नाबार्ड है यह भारत सरकार और जो है आरबीआई की सहायता से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास करता है। एंड नाबार्ड जो है शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, ये सभी जो बैंक है इन बैंकों के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को जो है वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो नाबार्ड एक विकास बैंक होता है, विकास बैंक के रूप में कार्य कर रहा होता है। तो ये जो है जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, तो ये सब जो बैंक है इनको ये वित्तीय संस्थाएं हैं। तो इन्हीं वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर या फिर इनके माध्यम से वो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करता है। तो इस प्रकार जो है नाबार्ड एक विकास बैंक के रूप में कार्य कर रहा होता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेमेंट बैंक, जिसका हिंदी नाम भुगतान बैंक है। तो जो पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए एंड जो है वंचित वर्ग को जो है आर्थिक विकास की धारा से जोड़ने के लिए, ताकि वंचित वर्ग जो आर्थिक विकास से जुड़ सके, इस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना किया गया। पेमेंट बैंक की स्थापना किया गया एंड इसको लाइसेंस दिया गया। तो पेमेंट बैंक जो है किसी भी ग्राहक को निम्न सुविधाएं देने, मतलब अधिक से अधिक सुविधाएं देने पर फोकस करता है, ध्यान देता है। एंड जो ये बैंक होते हैं इनकी गतिविधियां जो होती हैं, ये जो है लघु बचत खाते की जो सुविधाएं देते हैं ग्राहकों को, ताकि जो ग्राहक है वो छोटे से बैंक खाते खोल सकें और उसमें अपनी जमा को सुरक्षित रख सकें, अपनी बचत को बढ़ावा दे सकें। एंड इसका प्रवासी श्रमिक जो हैं, प्रवासी श्रमिक तथा निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए जो धन स्थानांतरित करने की जो सुविधा देता है। तो पेमेंट बैंक का स्थापना मुख्य रूप से जो है इसकी स्थापना जो है मुख्य रूप से इसकी स्थापना इसकी स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि प्रवासी श्रमिकों को बैंकिंग सुविधाएं दिया जा सके।
तो प्रवासी श्रमिकों के लिए पेमेंट बैंक शुरू किया गया। इसकी विशेषताएं क्या हैं या फिर मानो इनकी गतिविधियां क्या हैं? तो इनकी गतिविधियां ये हैं कि ये मांग जमा स्वीकार कर सकता है, मतलब ये डिमांड डिपॉजिट जमा स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो है ये जो है प्रारंभिक स्तर पर प्रति व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक का जो है दो लाख एक व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए तक का जो है जमा इन बैंकों में रख सकता है। एंड जो है यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, एटीएम जारी कर सकता है, और यह इसे जो है ऋण देने का जो अधिकार नहीं होता है। तो ऋण देने का अधिकार नहीं होता है, इसीलिए यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। और भुगतान बैंक जो है, भुगतान बैंकों को आरबीआई के नियम के अनुसार इसको जो सीआरआर और एसएलआर रखना होता है। सीआरआर मैंने बताया था, बैंक अपने कुछ अपने 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 जो तो पेमेंट बैंकों को अपने इनकी जो देयताएं होती हैं, देयताएं मतलब इनके पास जो जमा होता है लोगों का, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि इनकी अपने देयताओं का न्यूनतम 75% हिस्सा इनको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना अनिवार्य होता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में जो है अपने 75% अपने अपने देयताओं का 75 अपने लायबिलिटीज़ का जो है 75% हिस्सा जो है ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, बेचते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। लघु वित्त बैंक जो है आरबीआई के द्वारा आरबीआई जो कई उद्देश्यों को अपने जो है कई उद्देश्यों को देखते हुए आरबीआई जो है लघु वित्त बैंक को लाइसेंस दिया एंड इसका गठन किया। तो आरबीआई को इसका लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने का उद्देश्य ये था कि बचत के माध्यम को बढ़ावा दिया जा सके, बचत प्रवृत्ति को अधिक सशक्त बनाया जा सके, अधिक जो है सुधारा जा सके, ताकि लोग अपने बचत को जो है बैंकों में सुरक्षित रख सकें। एंड जो है छोटी इकाई, सीमांत एवं लघु किसान, वंचित वर्ग, सूक्ष्म उद्यम, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को जो है इन सभी को आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक हमारे प्रौद्योगिकी है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है इनको बहुत कम लागत पर ही, बहुत कम ब्याज दर पर ही जो है ऋण उपलब्ध कराने की वजह से जो है उद्देश्य से जो है इनकी स्थापना किया गया लघु वित्त बैंकों का। एंड लघु वित्त बैंक जो है कुछ हद तक जो है ये जो वित्तीय समावेशन का जो वित्तीय समावेशन की जो स्थिति है, वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करने का जो है कार्य करते हैं। तो ये वित्तीय समावेशन पर भी वित्तीय समावेशन में सहायक होते हैं। इस वजह उद्देश्य से भी जो है आरबीआई इसकी स्थापना किया। लघु वित्त बैंक की गतिविधियाँ क्या होती है? तो लघु वित्त बैंक जो है जमा स्वीकार कर सकते हैं एंड जो है ये ग्राहकों को जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण की सुविधा भी दे सकते हैं लघु वित्त बैंक का। एंड जो है इनके द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं वो जो है ये जो सुविधाएं देते हैं ऋण के रूप में ग्राहकों को, इनका उद्देश्य जो है अधिक यही होता है कि वंचित वर्ग को जो है अपने ऋण की सुविधा में वंचित वर्ग को जो है अधिक प्राथमिकता देते हैं ये बैंक। एंड जो है इन्हें जो है क्योंकि ये बैंक ही कार्य कर रहे होते हैं, तो इनको जो है आरबीआई के नियम के अनुसार इनको भी एसएलआर एंड सीआरआर के जैसे नियमों का जो है पालन करना होता है। एंड जो है ये जो बैंक होते हैं अपने निवल ऋण का अपने निवल देयताओं का न्यूनतम 75% जो हिस्सा है इनको जो है प्राथमिक क्षेत्रों में जो है ऋण देना अनिवार्य होता है। तो जो है प्राथमिक क्षेत्र में उधारी देना इनको अपने निवल देयता का 75% प्राथमिक क्षेत्र में उधारी देना जो है इनको अनिवार्य होता है। एंड जो है इनके ऋण का जो 50% जो हिस्सा है वो 25 लाख रुपए तक का ये ऋण दे सकते हैं। 25 लाख रुपए तक का जो है ये ऋण किसी भी ग्राहक को दे सकते हैं। एंड पेमेंट बैंक जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था, प्रवासी श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए जो है इसको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसका नाम भारतीय डाक भुगतान बैंक है, तो आरबीआई ने जो है भुगतान बैंक को भारतीय डाक का जो है भुगतान बैंक को जो है भारतीय डाक को जो है भुगतान बैंक का जो है लाइसेंस दे दिया। और इसलिए जो है जो भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इस पर 100% जो स्वामित्व है, 100% जो अधिकार है वो सरकार का होता है। एंड जो है ये 100% स्वामित्व वाली सरकार की संस्था होती है और इसका उद्देश्य देश के जो अंतिम व्यक्ति होता है
अंतिम व्यक्ति, मेरा कहने का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास बैंक खाते नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, वो इस सब से कोसों दूर है, उसको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो अंतिम व्यक्ति होता है समाज का। तो उस अंतिम व्यक्ति को जो है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, बैंकिंग सुविधाओं से परिचित कराना होता है। एंड जो है इसीलिए जो भारतीय डाक का जो है बहुत बड़ा नेटवर्क जो है भारत में मौजूद है, और भारत के नागरिक जो है इस संस्था पर जो अधिक विश्वास भी करते हैं, क्योंकि जो है ये संस्था जो है अधिक सशक्त ढंग से कार्य करता है, क्योंकि ये जो है हर ग्राम में, हर गांव में मौजूद होता है और घर बैठे जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा होता है। तो इस पर जो है नागरिकों का जो अधिक विश्वास होता है, क्योंकि जो इसका विशाल नेटवर्क भारत में मौजूद होता है। तो ये जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये कई प्रकार की जो सुविधाएं देता है, जैसे कि लोगों को जो है लघु बचत खाते खोलने की सुविधा देता है, और जो लोग होते हैं उनको मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं से अवगत कराता है। मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं मतलब मूलभूत तो यही होता है कि बैंकों में अपने, अगर आपके पास अधिक पैसे हैं तो बैंकों में उन पैसे को जमा कर दो, ताकि आपको उससे लाभ भी मिलता रहे, ब्याज भी मिलता रहे, एंड उनसे ऋण भी ले लो अगर आपको ऋण की आवश्यकता है। तो ये सब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध कराता है। एंड जो है यह घरेलू स्तर पर घर पर ही जो है सभी पैसों के भुगतान एंड स्थानांतरण की सुविधा भी देता है। तो ये जो बैंक है, इसीलिए इस पर जो है भारत के नागरिकों का जो अधिक विश्वास बना हुआ है, क्योंकि जो है यह एक जो है आसान तरीके से जो है एक बैंक की सुविधा देता है। तो सभी बैंकों की तरह इस बैंक में भी जो कुछ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, जैसे कि इसमें पहला तो समस्या ये है कि इनमें जो आधुनिक संरचना का अभाव होता है। तो इनमें जो है आधुनिक संरचना का अभाव होता है, ये जो है अधिक आधुनिक तरीके से अपने आप को जो डेवलप नहीं कर पाते हैं, विकसित नहीं कर पाते हैं। एंड जो है इनमें जो प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में भी कमी होती है। इनमें ऐसे कर्मचारी नियुक्त नहीं होते जिनके पास जो अर्थशास्त्र, कानून, इन सभी का पर्याप्त ज्ञान हो। तो इनमें जो है प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद नहीं होते हैं, जिस वजह से जो है इसके एक तरह से जो है कर्मचारियों की वजह से भी इसका विकास नहीं हो पाता है सही ढंग से। एंड इन बैंकों में भी पूंजी का अभाव बना रहता है, तो पूंजी के अभाव की समस्या इन बैंकों को भी झेलने को पड़ती है। पूंजी के अभाव के वजह से ये बैंक जो है निजी क्षेत्र से जो अधिक प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो है वो पेमेंट बैंक में हमें देखने को मिलती है। एंड जब तक इनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगा, तब तक ये बैंक जो है आधुनिक तरीके से अपने आप को अपने कार्यप्रणाली में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और तब तक ये जो है अधिक प्रशिक्षित कर्मचारियों को भी अपने संस्था में नहीं ला पाएंगे। तो इस वजह से जो है इन समस्याओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए आरबीआई को। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन जो है इससे वित्तीय समावेशन से आशय यही है कि जो वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्गों को हमारी जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें जो है उन वंचित वर्गों को जोड़ना होता है। उसी को हम वित्तीय समावेशन, एक तरह से इसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है जो कि सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनको वित्तीय साक्षरता पता नहीं है, वित्त के बारे में पता नहीं है। तो इस वजह से जो है वित्तीय समावेशन समाज के ऐसे वंचित वर्गों को वित्तीय व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। तो इसी जोड़ने की प्रक्रिया को हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। और वित्तीय समावेशन जो है संसाधनों की गतिशीलता के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर वित्तीय समावेशन हो रहा है तो इससे मानव की संसाधनों की गतिशीलता भी बढ़ रही है। एंड जो है वित्तीय समावेशन के जरिए ग्राहकों को निम्न सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर वित्तीय समावेशन हो जाता है तो समाज का जो वंचित वर्ग है वो हमारी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ पाता है, एंड जो वो भी इसका लाभ उठा पाता है। तो हम इसी से हम समझ पाते हैं कि हाँ, वित्तीय समावेशन हो रहा है। तो
तो इससे जो है ये सुविधाएं उपलब्ध कराता है कि इसकी सुविधाएं से वित्तीय समावेशन से बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। बचत करने के लिए जो है आसान रूप से बैंक खाते खोलने की उपलब्धता होती है वित्तीय समावेशन के जरिए। तो आसान रूप से, आसानी से, कम खर्च में अगर बैंक खाते खुल जाते हैं तो इसी को हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो वित्तीय समावेशन से जो ये सुविधाएं मिलती हैं हमें, एंड जो इससे बहुत सस्ती ब्याज दर पर जो है समाज के ऐसे वर्ग जो कि निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो बहुत सस्ते दर पर जो निम्न आय वर्ग को, व्यक्तियों को जो है ऋण दिया जाता है। एंड जो है इससे जो है समाज का ऐसा वंचित वर्ग जिसको मूलभूत सुविधाएं, समाज के वंचित वर्गों को जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी होता है। मूलभूत सुविधाएं मतलब बीमा, पेंशन, ये सब जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है हर व्यक्ति को जो है बीमा कराना चाहिए, पेंशन जिस व्यक्ति को मिलता है उसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये सब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सब उपलब्ध वित्तीय समावेशन के जरिए जो ग्राहकों को मिलता है। एंड जो है वित्तीय समावेशन की यह मान्यता होती है नहीं, वित्तीय समावेशन की नहीं, विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता होती है कि जब तक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को नहीं पूरा किया जाएगा, वित्तीय समावेशन नहीं किया जाएगा समाज में, तब तक हम सामूहिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारी प्रचलित जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें हम ऐसे समाज के ऐसे वंचित वर्गों को जब तक हम नहीं जोड़ते हैं, उन नागरिकों को नहीं जोड़ते हैं, तो तब तक हम जो है इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम इस प्रक्रिया को जो है इस प्रक्रिया को लाभ नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से जो है वित्तीय समावेशन के जरिए जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वित्तीय समावेशन के जरिए जो है अर्थव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण प्रणाली कार्य कर रही होती है। तो जब तक वित्तीय समावेशन का कार्य नहीं किया जाएगा, वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम वित्तीय समावेशन का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाएंगे, सामूहिक विकास का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाएंगे। तो वित्तीय समावेशन को पूरा करने के लिए इसमें जो निम्नलिखित वर्ग जो है शामिल होते हैं। निम्नलिखित वर्गों और संस्थाओं के जरिए जो है इसमें विकास होता है, वित्तीय समावेशन होता है। जैसे कि इसमें जो है वित्तीय समावेशन में जो है कुछ ऐसे वर्गों को लक्षित किया जाता है कि अगर उन वर्गों का विकास हो जाए तो मानो हमारी अर्थव्यवस्था वित्तीय समावेशन हो रहा है। तो ऐसे लक्षित वर्ग ये हैं कि सीमांत एवं भूमिहीन किसान हो गए, प्रवासी श्रमिक हो गए, समाज का कमज़ोर वर्ग हो गया, एंड जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति हो गए। तो ये श्रेणी के जो व्यक्ति हैं इनको ही लक्षित किया जाता है वित्तीय समावेशन में। तो वित्तीय समावेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी होती हैं, संस्थाओं की भी भूमिका होती है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में। जैसे कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकिंग संस्थाओं में आ जाएगा वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक। तो ये सब जो है बैंक हैं, ये वित्तीय संस्थाएं हैं और ये भी कहीं ना कहीं जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन में जो है सहायक की भूमिका निभाती हैं। एंड जो है कुछ बीमा कंपनियां भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं और NBFC एक कंपनी है जो कि ये भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। तो जो है कुछ संस्थाएं भी होती हैं जो कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो वित्तीय समावेशन है इसको जो है कई क्षेत्रों को लाभ मिलता है वित्तीय समावेशन का। इससे इसको लाभ ग्राहकों को, वित्तीय संस्थाओं को, सरकार को यानी अर्थव्यवस्था को, एंड वित्तीय व्यवस्था को भी। तो वित्तीय समावेशन से जो निम्नलिखित क्षेत्रों को लाभ होते हैं, जैसे कि पहला इसका लाभ जो है, अगर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा हो जाए तो इसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा। ग्राहक जो है, ग्राहकों की बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। ग्राहक जो है अधिक अपने पैसे जो सुरक्षित ढंग से जो है बैंक में रख सकेंगे, तो उससे बचत प्रवृत्ति को, ग्राहकों को लाभ होगा कि उनके पैसे बचेंगे, बचत प्रवृत्ति बढ़ेगी। एंड दूसरा ये है कि उनके जो है उनको ब्याज के माध्यम से जो है उनको आय की प्राप्ति होगी। मतलब जब अपने पैसे जमा के रूप में जब ग्राहक बैंकों में रखते हैं तो उनको उसके बदले जो है उन पैसों पर जो वार्षिक आधार पर बैंक जो होता है ब्याज अदा करता है, तो ब्याज आय इनको प्राप्त होता है। एंड जो है इनके जो लाभ होता है इनकी जो है
जीवन स्तर जो होता है वो सुधर पाता है। तो वित्तीय समावेशन की वजह से जो है इनको बैंकिंग से मूलभूत सुविधाएं जमा, बीमा, ऋण, पेंशन, इन सभी से संबंधित मूलभूत जो सुविधाएं होती है जिनसे कि इनका जीवन स्तर सुधर सकता है, जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है। तो इस वजह से जो है ग्राहकों को जो ये महत्वपूर्ण लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं को भी लाभ होता है। वित्तीय संस्थाओं का जो है साख सृजन करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वे अधिक से अधिक साख सृजन कर पाते हैं और जिससे कि विकास कर पाते हैं समाज, बैंकिंग क्षेत्र जो है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का। एंड जो है इनको लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। एंड इनके ब्याज दरों में भी वृद्धि होती इनके व्यापार में भी वृद्धि होती है। तो इनके व्यापार की क्षमता, इनके लाभ, इनके साख सृजन की क्षमता, इन सभी में जो है वित्तीय समावेशन से जो है वित्तीय संस्थाओं को जो है लाभ होता है। एंड वित्तीय समावेशन से जो है सरकार एंड जो है अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। तो इससे जो है संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि बनी रहती है, संसाधन अधिक गतिशील हो पाते हैं। लोग जो है बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं तो उससे जो है उसी को हम कहते हैं कि संसाधन गतिशील है। अगर वही पैसे लोग अपने घर में रखने लगे तो उससे संसाधन स्थिर हो जाएंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा सरकार की तरफ से। और इससे जो है बचत की दर एंड निवेश दर में वृद्धि होती है, अधिक से अधिक बचत हो पाता है एंड जो है निवेश हो पाता है। उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है, अधिक से अधिक उत्पादन होता है वस्तुओं का एंड जो है जिससे लोगों को अधिक रोजगार मिल पाता है। लोग जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम हो जाती है। एंड जो है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि सरकार द्वारा जारी की जाती है उसको जो लक्षित वर्ग, वास्तविक लाभार्थी जिसके लिए जो सरकार ने उस योजना को लागू किया है उसको वास्तविक लाभार्थी तक जो पहुंचाया जाता है। एंड जो है उसे जो वितरण की प्रणाली जो होती है, संसाधनों का वितरण मैंने बताया था कि संसाधन का नागरिकों को वितरित करना ही अर्थव्यवस्था है। तो संसाधनों की जो वितरण की प्रणाली है उसमें अधिक पारदर्शिता होती है, अधिक खुले ढंग से जो है सरकार जो है समाज के हर वर्ग को जो संसाधन उपलब्ध करा पाता है। एंड जो है जो अनावश्यक खर्च होते हैं सरकार के द्वारा जो कि ज़रूरी नहीं होते, कई ऐसे खर्च होते हैं जो कि सरकार अनावश्यक रूप से कर देता है, तो उसमें जो है कमी आती है। तो इससे सरकार या फिर कह लो अर्थव्यवस्था को जो है लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। वित्तीय समावेशन से हमारी वित्तीय व्यवस्था को भी लाभ होता है। वित्तीय व्यवस्था में असंगठित जो क्षेत्र है, असंगठित वित्तीय बाजार है, उसका संकुचन हो पाता है। तो असंगठित वित्तीय बाजार वित्तीय समावेशन से कम हो जाता है क्योंकि लोग जो है जागरूक हो जाते हैं और अपने पैसे जमा करने के लिए, ऋण लेने के लिए उन बैंकों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, ना कि सेठ और साहूकारों को। तो इस प्रकार असंगठित क्षेत्र, असंगठित वित्तीय बाजार का जो संकुचन हो पाता है, नष्ट हो पाता है, खत्म हो पाता है। दूसरा वित्तीय व्यवस्था को ये लाभ होता है कि जो संगठित वित्तीय बाजार है उसके माध्यम से जो है ये सस्ती ब्याज दरों पर जो लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये जो वित्तीय व्यवस्था को भी हमारे लाभ होता है वित्तीय समावेशन से। तो इसीलिए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करना जो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड वित्तीय समावेशन का मापन कैसे होता है? तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए जो है वित्तीय व्यवस्था में जो है वंचित वर्ग की स्थिति को मापा जाता है। अगर हमारे वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्ग की भूमिका बढ़ जाती है, वंचित वर्ग अधिक संख्या में आ जाते हैं, वंचित वर्ग अधिक सशक्त हो पाते हैं, तो हम उसको मानते हैं कि हाँ वित्तीय व्यवस्था जो है वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। अगर वंचित वर्ग वित्तीय व्यवस्था से नहीं जुड़ पाते हैं तो उससे हम जानते हैं कि वित्तीय समावेशन रुक गया है या विस्तार नहीं हो रहा है। तो इस आधार पर जो वित्तीय समावेशन को मापा जाता है, वंचित वर्गों के आधार पर ही वित्तीय समावेशन मापा जाता है। तो इसको देखते हुए जो RBI ने जो है प्रति वर्ष जो है वित्तीय समावेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करना शुरू कर दिया ताकि वित्तीय समावेशन का जो मापन किया जा सके और उसके आधार पर जो है हम ये तय कर सकें कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ तक चल रही है। एंड वित्तीय समावेशन जैसे मैंने हर बैंक की समस्या के बारे में बताया, चुनौतियाँ बताया, तो उसी प्रकार वित्तीय समावेशन में भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद होती हैं। जैसे इसमें ये चुनौतियाँ होती है कि इसमें अत्यधिक जनसंख्या हो जाती है क्योंकि भारतीय जनसंख्या बहुत अधिक है, विश्व में प्रथम स्थान पर हम आ गए हैं जनसंख्या के मामले में। तो उस आधार पर जो है वित्तीय समावेशन करने के लिए अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से जो है इसके मार्ग में जो चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। एंड जो वित्तीय साक्षरता का अभाव देखने को मिलता है क्योंकि हमारा जो समाज का वंचित वर्ग है, जो अंतिम व्यक्ति है,
वो वित्तीय साक्षरता से वंचित रहता है, उसको वित्त के बारे में पता नहीं रहता है। तो वित्तीय साक्षरता का अभाव देखने को मिलता है लोगों में। एंड जो है वित्तीय समावेशन का जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया की वजह से इसको प्राप्त करना जो है अधिक कठिन होता है, क्योंकि जो है जटिल इसीलिए है क्योंकि समाज का वंचित वर्ग को, समाज के ऐसे वर्ग को जो कि अंतिम व्यक्ति है, जिसको बैंक खाते भी नहीं है उस व्यक्ति को, तो उसको समाज में ढूंढना और उसको वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना काफ़ी कठिन प्रक्रिया हो जाती है। एंड जो है इसे जो है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें आधारभूत संरचना का अभाव होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ऐसी ऐसी झोपड़ियाँ होती हैं, लोग ऐसे खुले ढंग से रह रहे होते हैं, उनके पास मकान तक नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनमें जो है आधारभूत संरचना का अभाव भी होता है। तो इस वजह से जो हमारे वित्तीय समावेशन के मार्ग में जो कुछ चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। वैसे हर क्षेत्र में कुछ न कुछ चुनौतियाँ, समस्याएं हैं, लेकिन उसके समाधान भी हमें प्रस्तुत हैं। एंड तो वित्तीय समावेशन के लिए जो है क्या प्रयास किए गए भारत के द्वारा? तो वित्तीय समावेशन के लिए जो कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि पहला तो प्रयास ये है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभदायक रहा। पहला जो जनधन योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही जो है जनधन योजना को लाया गया, जिसमें ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना में ये था कि सभी लोग जो है इससे जो है जीरो बैलेंस पे जो है बैंक खाते खोलें। तो करोड़ों की संख्या में 200 करोड़ तक जो है लोग अपने जो है लोग जो बैंकिंग से जुड़े, तो बैंकिंग से जोड़कर संसाधनों की गतिशील करने के उद्देश्य से, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, समाज के वंचित वर्गों को जो वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से जो है प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया। एंड जो है आरबीआई के द्वारा जो है नए नए बैंकों को लाइसेंस दिया गया, ताकि जो है अधिक बैंकों की वजह से जो है वित्तीय समावेशन जो है अधिक तीव्रता से बढ़ाया जा सके। तो आरबीआई जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नए नए बैंकों को लाइसेंस देता है। एंड जो है वित्तीय साक्षरता एंड वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय शिक्षा नीति, इन दोनों पर जो ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि लोगों को वित्तीय साक्षरता दिया जा सके और वित्तीय शिक्षा नीति से उन्हें अवगत कराया जा सके। तो इस प्रकार जो हमारा जो ये पूरा क्रम है ये चलता है। तो वित्तीय समावेशन के बारे में जाना हमने, उसके मापन के बारे में पढ़ा, उसकी चुनौतियाँ, समस्याएं एंड उसके समाधान, उसके लिए भारत में उसके सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है, तो उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी क्या है? तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जो कि वित्तीय रूप से आधारभूत संरचना का अभाव होता है उन क्षेत्रों में। तो उन क्षेत्रों में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से जो है न केवल उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, हमें क्षेत्रीय आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, बल्कि जो है समावेशी विकास भी जो है रुक जाता है। तो उन सुदूर रूप से क्षेत्रों में अगर आधारभूत संरचना का अभाव होता है तो ई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस समस्या को देखने के लिए आरबीआई के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधारी की शुरुआत की गई, ताकि बैंक जो प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देकर उन क्षेत्रों में वित्तीय आधारभूत संरचना के अभाव की समस्या को दूर किया जा सके। तो इसी को देखते हुए जो है आरबीआई ने ये निर्धारित किया कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने ऋण देने का जो उनके पैसे हैं उसके जो है लगभग 40% हिस्सा जो है वो प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देंगे। तो आरबीआई ने ये कहा कि सभी वाणिज्यिक बैंक, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ऋण देने का जो है 40% हिस्सा जो है प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देंगे, और यह अनिवार्य हो गया। और लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक, इन दोनों के लिए जो है यह राशि, प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने की राशि न्यूनतम 75% ही रखी गई। बाकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40% है। तो प्राथमिकता क्षेत्र में कई प्रकार के समूह आ जाते हैं।
जैसे कि इसमें कृषि क्षेत्र आ जाता है, सीमांत एवं लघु किसान आ जाता है, सूक्ष्म उद्यम आ जाता है, समाज का कमजोर वर्ग आ जाता है, शिक्षा पर ऋण आ जाता है, आवासीय पर ऋण आ जाता है, नवीनीकृत ऊर्जा एंड उद्यमशीलता आ जाता है। तो ये सब जो है प्राथमिकता क्षेत्र हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों को उधार देना जो है, बैंकों को अपने 40% हिस्सा जो है इन्हीं क्षेत्रों में उधार देना अनिवार्य हो गया। एंड जो है इन सभी समस्याओं को देखते हुए इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो बैंक है, बैंक जो है अपने प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने का जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। प्राथमिकता क्षेत्र में उधार नहीं देने का उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसी को देखते हुए आरबीआई ने जो है इसी को देखते हुए एक नई व्यवस्था लाया, एक नया नियम लाया, जिसमें जो है उन्होंने आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट जारी करना लागू किया, ताकि जो बैंक हैं अपने प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने जैसी समस्या को जो है इससे कनेक्ट कर सकें। समस्या को जो है समस्या के लिए भी प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट खरीद सकें। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट क्या होता है? तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर जो सर्टिफिकेट है, ये वे बैंक जिन्होंने अपने प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने का उद्देश्य पूरा नहीं किया है, वे इस सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं। एंड जिन बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने के लक्ष्य से ऊपर तक पूरा कर लिया है, मतलब 40% रखा गया है, तो कोई बैंक अगर 50% या 60% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र में उधार दे दिया है, तो जो वो 10% या 20% अधिक का जो उधार दिया है, वो 10 या 20% का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, जो कि आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा जो है उन बैंकों के लिए 10 से 20% का प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अब जो बैंक अपने 20% का लक्ष्य तो पूरा कर लिया और 20% का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, तो वो उस सर्टिफिकेट को खरीद कर जो अपने इस प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तो इन सभी समस्याओं को जो है शुरू किया गया। इन समस्याओं को देखते हुए जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर सर्टिफिकेट लाया गया। एंड तो एनबीएफसी मैंने बताया था कि एक वित्तीय संस्था है जो कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायता करती है। तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एनबीएफसी जो होती हैं वे कंपनियां होती हैं जो सामान्यतः बैंकिंग कार्य करती हैं, बैंकिंग का कार्य करती हैं और ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। उसी को वही जो है कंपनियां एनबीएफसी कहलाती हैं। तो आरबीआई जो है, आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी वह कंपनियां होती हैं एनबीएफसी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है कार्य करती हैं। तो कंपनी 2013 के अंतर्गत जो है कंपनियां कार्य करती हैं तथा यह जो है ऋण, बीमा, व्यापार, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, इन संबंधित जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराती हैं एनबीएफसी। लेकिन ये जो एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां जो ये होती हैं, इनमें जो है वे कंपनियां शामिल नहीं होती हैं जिनका मुख्य व्यापार कृषि क्षेत्र का विकास करना होता है, उद्योग और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान विक्रय करना होता है। तो इन से संबंधित जो कंपनियां होती हैं वो एनबीएफसी में नहीं शामिल होती हैं। एनबीएफसी में वह बीमा, व्यापार, प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि, इन सभी उद्देश्यों से संबंधित जो है कंपनियां जो है एनबीएफसी कहलाती हैं। और सामान्यतः जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं वे एनबीएफसी जो है इनका जो नियमन करने का कार्य होता है वो आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। और ये जो है क्षेत्रीय ढंग से जो है अपने कार्यों को जो है अधिक सशक्त तरीके से जो है करती हैं। और जो है इनकी जो नियुक्तियाँ होती है एंड ये जो है जो एनबीएफसी हैं, ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनसे ऋण लेती हैं, उनसे उधार लेती हैं और फिर उन ऋण से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती हैं। तो ये उनका कार्य होता है इन कंपनियों का, एनबीएफसी कंपनियों की भूमिका क्या होती है? तो ये जो कंपनियां होती है मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती हैं, या चेक भी जारी नहीं कर सकती हैं। यह जमा बीमा योजना के तहत जमा बीमा योजना जो है यह भी एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। तो एनबीएफसी जो है यह केवल वित्तीय समावेशन में सहायक नहीं है,
वित्तीय समावेशन के साथ साथ ये जो है एक शैडो बैंकिंग के रूप में भी कार्य करती है। तो शैडो बैंकिंग के रूप में, शैडो बैंकिंग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो अधिक सहयोगी होती है। तो ये ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो कि अधिक जो है पिछड़े हुए हैं। तो ये एक शैडो बैंकिंग के रूप में कार्य करती है, जो कि बैंकिंग का कार्य तो करती है लेकिन इसको बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला होता है। इसको हम एक कंपनी के रूप में जानते हैं। तो एनबीएफसी जो है एनबीएफसी का एक प्रकार है जिसको हम एनबीएफसी P2P कहते हैं। तो एनबीएफसी पीयर टू पीयर जो है एक जो है इसका एक शब्दावली है। तो एनबीएफसी जो P2 है यह एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यमों से व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से जुड़ सकता है। तो इसमें जो ऑनलाइन के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो ऋण ले सकता है एंड जो है इसी को हम P2P उधारी कहते हैं, क्योंकि जो पीयर टू पीयर होता है। एंड जो है यह असुरक्षित ऋण की स्थिति में आता है, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई संस्था मौजूद नहीं होती जो कि इनकी सुरक्षा को जो है बनाए रखे। तो इस प्रकार जो है इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो है इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये जो है एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है, ऑनलाइन भुगतान एंड जमा की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार एनबीएफसी जो कंपनियां हैं वो अधिक सहायक होती हैं। तो इस प्रकार एनबीएफसी P2P की जो कुछ विशेषताएं भी हैं, तो इसकी विशेषताएं ये हैं कि यह जो है ऋण पर जो ब्याज लगाया जाता है, ऋण पर जो ब्याज अदा की जाती है, उसको जो निर्धारित करने का अधिकार होता है वो जो दोनों ऋणदाता एंड जो ऋणी होते हैं वे आपसी सहमति करते हैं। तो ऋणदाता और ऋणी आपसी सहमति के माध्यम से जो है जो ऋण का जो आधार होता है, ब्याज दर होता है, उसको निर्धारित करते हैं ऑनलाइन। और इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ऋणी जो है ऋणदाता से ऋणदाता जो है ऋणी से शुल्क वसूलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही। तो एनबीएफसी P2P जो है यह जनता से जमा नहीं स्वीकार कर सकती है, ये सिर्फ ऋण दे सकती है। एंड जो ये संस्था ऋणदाता को, ऋण देने वालों को ऋण वसूलने संबंधी गारंटी भी प्रदान नहीं करती है। और यह जो धन का आदान प्रदान होता है, धन का स्थानांतरण होता है, इसमें जो बैंकिंग प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। एंड जो है इसमें जो ऋण का अधिकतम जो अवधि होती है वह 36 महीने की होती है। तो यह किसी एक ऋणदाता के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के जो कुल 50 लाख रुपए तक का जो ऋण ले सकता है, ऋण दे सकता है। तो इस प्रकार जो है कुल 50 लाख रुपए तक का जो किसी ऋणी को जो है ऋण दे सकता है। एंड कोई भी व्यक्ति ऋण लेने वाला अधिकतम जो है 2 लाख रुपए तक का जो ऋण ले सकता है। तो एनबीएफसी P2P की जो ये विशेषताएँ हैं। एंड एक होता है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। तो एनबीएफसी जो अकाउंट एग्रीगेटर है, यदि इसमें अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित ऋण लेना चाहता है, तो अगर कोई भी वित्तीय संस्था से कोई व्यक्ति सुरक्षित ऋण लेना चाहता है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से, डिजिटल तरीके से अपने ऋण की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। एंड जो संस्था होती है उस व्यक्ति से जो उसकी वित्तीय जानकारियाँ होती हैं उस व्यक्ति से सभी उसकी वित्तीय जानकारियों को एकत्रित करता है। एंड जो है इसको जो है एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के तहत सुरक्षित तरीके से जो है कम लागत पर ही एक डिजिटल रूप में जो है उस व्यक्ति को जो सुरक्षित ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो व्यक्ति के जो वित्तीय जानकारियाँ होती है वो वित्तीय संस्था को जो उपलब्ध कराई जाती है, जो कि उसके वित्तीय जानकारियों के आधार पर जो उसको एक सुरक्षित ऋण की स्थिति मिलती है। तो इसकी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर जो है, यह कंपनी जो वित्तीय जानकारियाँ होती है उसको ग्राहक को जो है वित्तीय जानकारियाँ होती है वो ग्राहक किसी भी ग्राहक को साझा नहीं कर सकता और ना ही उसको पढ़ सकता है वित्तीय जानकारी। और ये जो संस्था है उसके डाटा को पढ़ या फिर बेच भी नहीं सकता है।
और उस व्यक्ति का जो व्यक्ति उस संस्था को अपने डाटा वित्तीय जानकारियाँ दे दी होती हैं वह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। एंड जो है यह व्यवस्था पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है। एंड जो है इसके अंतर्गत जो ग्राहक होता है वो बैंक संबंधी स्टेटमेंट्स, टैक्स संबंधी उस ग्राहक के टैक्स संबंधी डाटा, पेंशन संबंधी डाटा, बीमा संबंधी डाटा, इन सब से सभी से संबंधित जो वित्तीय उसकी जानकारियाँ होती हैं वो सब जो उस संस्था के पास होती है, लेकिन जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं, वे पूर्ण रूप से जो सुरक्षित होती हैं। एंड एनबीएफसी के जो है आरबीआई ने जो है एनबीएफसी की इन सभी समस्याओं को देखते हुए इसकी जो है कुछ इसके सुधार के लिए सुधार भी किया। एंड जो है तो इस प्रकार जो है एनबीएफसी में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती रहती है आरबीआई, ताकि जो एनबीएफसी जैसे कंपनियों में जो है सुरक्षित ऋण की स्थिति बनी रहे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है एसेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो एनपीए है इसको हम गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ, इसका हिंदी का नाम है। तो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है यह बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा होती है। तो बैंक के द्वारा किसी ग्राहक को दिए जाने वाले ऋण की वह मात्रा जिसका भुगतान 90 दिन मतलब जमा करने का जो अवधि है वह 90 दिन या फिर उससे अधिक दिन तक भी वह जमा ना किया गया हो, तो वो जो एनपीए कहलाता है। तो एनपीए को निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर जो जाना जाता है, जैसे कि अगर किस्त की जो राशि है वह 90 दिन तक भुगतान नहीं किया गया हो या फिर उससे अधिक अवधि तक भी भुगतान न किया गया हो, तो ये जो एनपीए की स्थिति कहलाती है। एंड कृषि क्षेत्र में जो है अल्पकालिक फसल के लिए जो ऋण प्रदान किया गया होता है, तो अल्पकालिक फसल के लिए जो ऋण प्रदान किया गया होता है, तो जो कृषक है वो 2 फसली मौसम तक भी अपने जो है ऋण को नहीं चुकाया होता है, तो ऐसे में एनपीए की स्थिति, इसी को हम एनपीए कहते हैं। एंड जो बैंक होता है एंड जो जब कृषि क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र के जो है दीर्घकालिक फसल के ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब दीर्घकालिक में अगर दो फसली मौसम तक जो है ऋण नहीं पहुंचाया गया हो, मतलब एक फसली मौसम तक ऋण ना पहुंचाया गया हो, तो वैसे में जो है ऋण की स्थिति जो है एनपीए की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि ग्राहक का खाता 90 दिन तक जो है निष्क्रिय हो, 90 दिन तक उसमें कोई जो है हलचल ना हो, तो उस स्थिति में जो है उसी को हम एनपीए की स्थिति कहते हैं। तो जो परिसंपत्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एसेट्स, निष्क्रिय, गैर निष्क्रिय, निष्पादनकारी एंड गैर निष्पादनकारी। तो आरबीआई ने जो है जो अकाउंट्स हैं जो कि लोन लेते हैं, उन अकाउंट्स को एनपीए बनने से पहले कि एनपीए ना बन पाए, तो एनपीए बनने से पहले जो है उनको कई आधारों पर पहचाना जाता है। तो इस प्रकार आरबीआई जो है एनपीए बनने से पहले उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट के जरिए जो है उनको सूचित कराता है कि, तो इसमें जो 3 है, एक स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, इसमें जो है उस व्यक्ति को मतलब मूलधन और प्लस ब्याज की जो 30 दिन हो गया हो। एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट में जो है मूलधन पर ब्याज की अवधि 31 से 60 दिन तक हो गई हो। एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट सेकंड में जो है इसमें मूलधन प्लस ब्याज जो है 61 से 90 दिन का हो गया हो। तो इस प्रकार जो ये स्थिति है
इसलिए आरबीआई द्वारा अपनाया गया ताकि जो है लोगों को उनको सूचित किया जाए, ताकि बहुत लोगों को जानकारी ना होने की वजह से भी वो जो है समय पर जो लोन नहीं चुका पाते हैं। तो इसलिए स्पेशल मेंशन अकाउंट जैसे जो है प्रावधान आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया, ताकि जो है एनपीए बनने से पहले जो है लोग अपने जमा को स्वीकार कर अपने ऋण चुका सकें। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में ये होता है, यदि परिसंपत्ति 1 वर्ष तक जो है एनपीए की श्रेणी में रहती है, 1 वर्ष तक हम उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। एंड डबल फुल एसेट्स उसको कहते हैं जब कोई परिसंपत्ति डबल स्टैंडर्ड श्रेणी में जो है 1 वर्ष से अधिक अवधि तक रही हो तो हम उसको डबल फुल एसेट्स कहते हैं। एंड जो है एक लॉस एसेट्स होता है, यदि परिसंपत्ति 36 महीने के बाद भी एनपीए की श्रेणी में रहती है तो हम उसको जो है लॉस एसेट्स कहते हैं। तो इन 3 आधारों पर जो एनपीए जैसे एसेट्स को, एनपीए परिसंपत्तियों को जो है बांटा जाता है। एंड एनपीए के कारण क्या हैं? तो एनपीए के जो है पहला एनपीए बनने के कारण क्या है, एनपीए किन आधारों पर जो है बनता है? तो एनपीए बनने का पहला कारण तो ये है कि इससे जो है कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता के कारण जो है एनपीए बनता है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो है इसके कारण जो है किसानों को जो उनकी फसल का जो है जब मतलब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कृषि क्षेत्र में, मतलब मौसम को लेकर, तो उस स्थिति में जो है उन किसानों को उस फसल का जो उचित लाभ नहीं मिल पाता, उचित रूप से उसका लाभ नहीं, मतलब जैसा वो सोचे होते हैं, एक्सपेक्ट किए होते हैं, उसके तरफ से उनको जो है लाभ नहीं मिल पाता। उसके परिणाम से जो एनपीए में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो है किसानों को जो अनिश्चितता के कारण जो है उनको उसकी फसल का जो है समान रूप से लाभ नहीं मिल पाता है। एंड इससे जो है औद्योगिक समृद्धि दर में वृद्धि की वजह से भी, औद्योगिक समृद्धि दर में कमी की वजह से भी, जैसे कि औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण जो उद्योगों की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। उद्योगों के उत्पादन ना करने की वजह से जो है उनमें पूंजी का अभाव हो जाता है। तो इस वजह से जो औद्योगिक जो क्षेत्रों को दिया गया जो ऋण होता है वो एनपीए बन जाता है, क्योंकि उनके जो है उद्योगों को जो है पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा होता है। तो इस वजह से जो किसानों की जो किसानों को जो है ऋण माफ़ी करने की वजह से, ऋण माफ़ करने की वजह से भी उनमें लोन ना चुकाने की प्रवृत्ति जो है बढ़ते जाती है। क्योंकि अगर ऋण उनको बार बार माफ़ किया जाए तो किसानों को लगेगा चलो ऋण माफ़ी हो जा रहा है, तो इससे जो है वैश्विक मंदी और लोक लुभाव ऋण में भी वृद्धि होती है। तो और अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी जो है लिक्विडेशन यानी कि लिक्विडेशन में वृद्धि होती है, ताकि और एनपीए में वृद्धि देखने को मिलती है। तो हमें अपारदर्शी जो है एग्जिट नीति का भी प्रभाव पड़ता है। हाल ही में एसबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अपने एनपीए में काफ़ी सुधार कर लिया। ताकि एनपीए में सुधार इसलिए हुआ ताकि जो है वो एक प्रभावी जो है ऋण वसूलने की नीति का पालन किया, ताकि तभी उसके जो एनपीए में सुधार हो पाया। तो इस प्रकार एनपीए के प्रभाव कहाँ पड़ते हैं? तो एनपीए का प्रभाव जो है वित्तीय संस्था पर प्रभाव पड़ता है। एनपीए का प्रभाव वित्तीय संस्था पर, तो एनपीए का प्रभाव वित्तीय संस्था पर जो है जैसे कि ये होता है कि रिटर्न ऑन एसेट्स में कमी आ जाती है। जो बैंकों जो ऋण दिए होते हैं उनमें जो है कमी आ जाती है, उनको रिटर्न ऑन एसेट्स नहीं मिल पाता है। एंड इसमें वित्तीय संस्था पर यह प्रभाव पड़ता है कि जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं, रेटिंग एजेंसियां जो कि बैंकों को रेटिंग देती हैं, रेटिंग एजेंसी द्वारा इन बैंकों का रेटिंग कम कर देने की वजह से, घटाए जाने के कारण भी बैंकिंग व्यवस्था पर जो है नागरिकों का जो है विश्वास कम हो जाता है। तो रेटिंग घटाने की वजह से तो जब कोई बैंक जो है एनपीए के जाल में फंस जाता है, जब किसी बैंक के एनपीए में वृद्धि हो जाती है तो जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं वो उन बैंकों का रेटिंग घटा देते हैं, जिससे जो नागरिकों उन बैंकों पर विश्वास करना कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है उन बैंकों के लिए संसाधन जुटाना जो है, नए संसाधन जुटाना जो अधिक कठिनाई होता है नए संसाधनों में, क्योंकि लोगों का विश्वास कम हो जाता है उस बैंक पर, तो लोग जो उसमें अपने पैसे नहीं जमा करते हैं। तो इस प्रकार बैंक जो है नए संसाधन नहीं जुटा पाते हैं।
और एनपीए में वृद्धि से जो है जो एसेट्स होते हैं, परिसंपत्तियाँ होती हैं, उसकी गुणवत्ता में जो है गिरावट होती चली जाती है। तो और इससे ना केवल बैंकों की जो बैलेंस शीट खराब हो पाती है, बल्कि जो बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता होती है उसमें भी जो है कमी आ जाती है। तो बैंकों के साख सृजन की क्षमता में कमी होने की वजह से जो उसमें जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। एंड जो है एनपीए में अगर वृद्धि किया जाता है तो एनपीए में वृद्धि से जो है बैंकों की जो प्रोविजनिंग की जो राशि होती है, प्रोविजनिंग मतलब जो बैंक होते हैं वो कुछ राशि जो है अपने सुरक्षित रखते हैं, ताकि उनमें अगर कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो मतलब इसको हम राजस्व कहेंगे, राजस्व की स्थिति उस प्रोविजनिंग कहते हैं। तो प्रोविजनिंग की राशि में जो है वृद्धि करने की वजह से जो है प्रोविजनिंग की राशि जब अधिक रखने होते हैं तो बैंकों के जो नेट लाभ कम हो जाता है, क्योंकि जब प्रोविजनिंग की राशि जो बैंक रखे होते हैं उनमें से अगर वो अपनी कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका जो लाभ होता है, जो राजस्व रखे होते हैं उनमें कमी होने लगती है। तो ये बैंक जो अधिक अस्थायी हो जाते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं पर जो एनपीए का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एंड इसका प्रभाव सरकार एंड जो अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एनपीए का सरकार पर इसका ये प्रभाव पड़ता है कि वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाओं की साख सृजन की जो क्षमता होती है उसमें कमी के कारण निवेश जो है बहुत अधिक निवेश पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम से जो आर्थिक समृद्धि दर है उसमें कमी आ जाती है। तो बैंकों की जो साख सृजन की क्षमता होती है उसमें कमी की वजह से जो है इसका प्रभाव सरकार पर भी देखने को मिलता है। एंड जो है जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, बैंकिंग क्षेत्र पर जो नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। बैंकिंग क्षेत्र पर नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से जो है जो हमारा वित्तीय समावेशन की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, वित्तीय समावेशन नहीं हो पाता है। एंड जो है इस प्रकार जो है वित्तीय समावेशन को बनाए रखना काफ़ी कठिन हो जाता है। एंड सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनमें सरकार का जो है अधिक दबाव हो जाता है, पूंजी को लेकर जो सरकार का अधिक दबाव हो जाता है सार्वजनिक बैंकों पर। तो इसके परिणाम से जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें वृद्धि हो सकती है, राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो जाती है। एंड जब एनपीए में वृद्धि होती है तो एनपीए में वैश्विक स्तर पर वृद्धि होने की वजह से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें एनपीए में अधिक वृद्धि से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की साख पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए एनपीए का प्रभाव जो वित्तीय संस्था एंड जो सरकार या फिर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वित्तीय संस्थाएं अपने साख सृजन की क्षमता उनकी कम हो जाती है, उनकी जमा कम हो जाती है, उनके धन का अभाव उत्पन्न होता है, उनमें पूंजी कम हो जाती है। एंड अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव पड़ता है कि वित्तीय समावेशन रुक जाता है, निवेश क्षमता उनका रुक जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, लागत अधिक हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। तो इसका प्रभाव जो है वित्तीय संस्था या फिर वित्तीय संस्था और सरकार पर देखने को मिलता है। एनपीए संबंधी कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि इसका पहली शब्दावली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स। तो ये जो एसेट्स है इसमें जो है आरबीआई के द्वारा उन ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की वह मात्रा इसमें होती है। तो बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले जो ऋण की जो शर्तें होती हैं उनको कई आधार बदला जाता है, जिससे ग्राहकों को जो है ऋण भुगतान से संबंधित जो अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सके, जिससे जो है ग्राहक अधिक निम्नलिखित तरीके से जो है अधिक तरीके से जो अपने ऋण को जो है चुका पाए। तो उनको जो है जो ग्राहक होते हैं उनको अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वो ऋण को जो अपने चुका पाएँ। तो पहला ये है कि वो जो है ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है, ताकि जो है कम ब्याज दरों पर जो है लोग अपनी मतलब कम ब्याज दर होने की वजह से जो है ग्राहक अपने ऋण को चुका पाएँ। एंड जो भुगतान की जो अवधि होती है उसमें विस्तार कर दिया जाता है, भुगतान की अवधि को बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो है ग्राहक भुगतान की अवधि बढ़ने की वजह से जो है अपने ऋण को चुका पाएँ। एंड जो है इससे डेब्ट सिक्योरिटी को शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया, ताकि डेब्ट सिक्योरिटी अगर शेयर सिक्योरिटी परिवर्तित हो जाएगी तो लोग अधिक सशक्त ढंग से जो अपने ऋण को चुका पाएंगे। तो इसमें यही होता है कि ग्राहकों को जो ग्राहकों से ऋण वसूलने संबंधी जो है सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ एसेट्स। तो जो है वह परिसंपत्ति है जिनके बारे में बैंकों की यह मान्यता है कि ऋणी के द्वारा जब ऋण लिया जाता है, ऋणी की तरह जब भुगतान नहीं किया जाता है ऋण का,
तो उस स्थिति में बैंक जो है उस परिसंपत्ति को जो राइट ऑफ कर देते हैं। और इसके अंतर्गत जो है बैलेंस शीट में बैंकों के बैलेंस शीट में ये दर्शाया जाता है कि उस ऋण की वसूली जो है किसी अन्य माध्यम से कर ली गई है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बैंकों ने जो है उस ऋण को माफ़ कर दिया है, बस उस ऋण को बैंक अपने बैलेंस शीट में दर्शाते नहीं है ताकि उनकी जो है रैंकिंग ख़राब हो जाए। तो इस वजह से जो वो अलग माध्यमों से जो है ऋण वसूलते हैं। तो जो प्रोविजनिंग यही है कि आरबीआई अपने बैंकों को जो है बैंकों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत जो है हिस्सा सुरक्षित रखने को कहता है, ताकि जब बैंकों पर कोई आपातकालीन स्थिति, कोई खतरा आ जाता है तो उस स्थिति में, जोखिम की स्थिति में जो है एनपीए की स्थिति में जो है वो अपने प्रोविजनिंग की राशि का उपयोग कर सकें और एनपीए से होने वाले उनके साख सीजन के प्रभाव को जो है दूर कर सकें। तो एनपीए हेतु जो कुछ समाधान और उपाय प्रस्तुत किए गए, जैसे इसके लिए सरफेसी एक्ट 2002, डीआरटी, एआरसी, 4R, मिशन इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट सशक्त, पीसीए, आईबीसी, बैड बैंक। तो ये जो हैं ये सब एनपीए के जो है समाधान के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, एनपीए के उपाय और समाधान के लिए। तो सरफेसी एक्ट जो 2002 है, सरफेसी एक्ट 2002 में यह जो है यह अधिनियम जो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को, इन सभी को जो है यह अधिनियम यह अधिकार देता है कि वे जो सुरक्षित जो देनदार हैं, सुरक्षित देनदार की उस परिसंपत्ति को जब्त कर सके जिसके जो है जिसके आधार पर जो है ऋण लिया गया है। तो जिसके आधार पर जो है ऋण लिया गया है उस संपत्ति को जब्त कर सके। अर्थात यह अधिनियम एनपीए की जो है स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो ग्राहकों की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार देती है, ताकि उनकी जो है जिस आधार पर जो है ग्राहकों को ऋण दिया गया है, मतलब कोई मान लो कोई बाइक हो गया, बाइक को रखकर ग्राहक ने ऋण लिया है तो उस परिसंपत्ति को वो बैंकों को अधिकार दिया जाता है कि वो जब्त कर लें। और यह जो प्रक्रिया होती है जिला मजिस्ट्रेट के सहायता से 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाती है। तो सरफेसी एक्ट 2002 में ये होता है और इसकी कई आधार पर आलोचना भी होती है, क्योंकि जो यह अधिनियम असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है, केवल सुरक्षित ऋणों पर लागू होता है। और यह व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ होती हैं, व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जो लिक्विडेशन में अधिक समय लगता है, तो लिक्विडेशन में अधिक समय लगता है जो कि व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण होता है। एंड जो है जो बैंक होते हैं इस अधिनियम के तहत अंतर्गत जो सुरक्षित परिसंपत्तियाँ होती हैं, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों में से संबंधित जो लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है वो एक केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा बनाया जाता है। सुरक्षित ऋणों का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि जो है वैसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए असुरक्षित ऋण की स्थिति, तो उस स्थिति में जो है इसको एनपीए बनने से रोका जा सके। तो नेक्स्ट था डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी जो है इसकी स्थापना आरडीडीपीएफआई अधिनियम 1993 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य ऋण को वसूलने संबंधी जो विवाद है उसको निपटाना होता है। तो डीआरटी के निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट हो जाता है, डीआरटी के निर्णय के असंतुष्ट होने पर डीआरएटी में भी अपील की जा सकती है। तो इसकी आलोचना भी की जाती है कि डीआरटी क्योंकि डीआरटी की जो सीमित संख्या है, डीआरटी की संख्या कम है एंड जो है लंबित मामलों को जो है अत्यधिक, और इसमें जो लंबित मामलों की भी अत्यधिक संख्या है एंड जो है इसमें जो पेशेवर व्यक्तियों का भी अभाव होता है। तो इस आधार पर जो है डीआरटी की आलोचना की जाती है। एंड जो एआरसी क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एआरसी जो है परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी। तो एआरसी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, यह जो है जो एआरसी है यह कंपनी जो है यह वह कंपनी है जो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों की जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उसका पुनर्गठन करती है, उनको नया बनाती है, उनको देख रेख करती है। तो एआरसी जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो बैंकों के जो है प्रतिनिधि के रूप में जो है ग्राहकों से जो है ऋण वसूलती है।
तो ARC को जो है 2000 RBI के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, अर्थात RBI जो है RBI के द्वारा नियमन और गठन करने का कार्य जो है ARC का जो है RBI के द्वारा किया जाता है। और यह जो है कंपनी सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जो है ग्राहकों से ऋण वसूलती है, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत। एंड जो है इसमें जो बैंक होता है अपना ऋण वसूलने का अधिकार जो ARC को स्नातित कर देते हैं। बैंक सारा जो अधिकार होता है ऋण वसूलने संबंधी वो ARC को दे देते हैं तथा इनमें समझौता किया जाता है। और जब ARC ऋण वसूल लेता है तो उसमें जो ये दोनों बराबर का जो है भुगतान धनराशि को जो है बांट लेते हैं। तो इस प्रकार ARC द्वारा जो है बैंकों के एक ग्राहक के रूप में ऋण वसूला जाता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो प्रबंधन को सुधारने के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया। 7 सूत्रीय कार्यक्रम को मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया, जिसमें कि 7 अमय में पहला जो है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रबंधन स्तर को सुधारने के लिए प्रबंधन स्तर को पारदर्शी बनाने का कार्य किया जाता है। दूसरा है BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो प्रबंधन का नियमन करना होता है। एंड कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण है। सरकार द्वारा जो है इनमें जो है पूंजी का अगर अभाव उत्पन्न होता है तो उसमें पूंजी दिया जाता है। एंड जो डी स्ट्रेसिंग मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी योजनाओं को जो है पूरा करने संबंधित तनाव दबाव कम करना होता है। एंड 5वां ये है इम्पावरमेंट जो है बैंकिंग प्रबंधन में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना होता है, ताकि प्रबंधन को जो अधिक सशक्त बनाया जा सके, अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। एंड जो है 6वां है फ्रेमवर्क। तो जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए निष्पादन के आधार पर जो है निष्पादन को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस। तो बैंकों की प्रशासनिक ढांचे में सुधार को पारदर्शी बनाने के लिए जो है ई-गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मिशन इंद्रधनुष के साथ जो है 7 आधार पर मिशन इंद्रधनुष के लक्ष्य को पूरा किया जाता है। एंड नेक्स्ट है FSIB, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। तो वित्तीय सेवा जो संस्थान ब्यूरो है इसको जुलाई 2022 में गठित किया गया और यह संस्था जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर जिसका गठन किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य जो वित्तीय संस्थाओं में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करना है। तो ये जो है इसकी नियुक्ति जो है रिटर्न ऑन एसेट्स के आधार पर इसकी नियुक्ति की गई। एंड यह जो है बैंकिंग क्षेत्र में जो है NPA जैसी स्थिति को सुधारने के लिए इसको बनाया गया, ताकि यह NPA की जो स्थिति में सुधार कर सके। तो इसीलिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का गठन किया गया। नेक्स्ट है 4R में पहला R है रिकॉग्निशन। तो NPA में इसका जो सूक्ष्म विश्लेषण, NPA का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। दूसरा R है रिकैपिटलाइजेशन। इसमें जो है बैंकों से जो पुनः पूंजी की व्यवस्था करना होता है। दूसरा है रिजोल्यूशन। तीसरा R का मतलब है रिजोल्यूशन। NPA को कम करने के लिए जो है विभिन्न समाधान प्रस्तुत करना। चौथा है रिफॉर्म, सर्वाधिक उपयुक्त समाधान का चयन करना। तो 4R की प्रक्रिया में यही होता है। NPA संबंधी जो है वर्गीकरण होता है कि किन आधारों पर NPA को वर्गीकृत किया जाए। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट सशक्त शब्द का तात्पर्य है बैंकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना है। तो ये जो सुनील मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है इसकी शुरुआत की गई और इस योजना में जो है NPA की वसूली प्रक्रिया में जो है वसूली प्रक्रिया को जो कुछ राशि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि इसमें पहला यह है कि 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ या फिर उससे कम की अगर राशि 50 करोड़ या उससे कम का NPA अगर उधार है तो इसका जो बैंक संचालन समिति के तहत गठित किया जाएगा। 90 दिनों में इसका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा है 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए का NPA। तो इसके जो है
इसका 180 दिन में समाधान